बात हो गई थी, उदय सिंह तो कर लिया था, जयमल और फत्ता। अवश्य वो है तो राजस्थान से संबंधित, पर राजस्थान से संबंधित है इसीलिए तो महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा बात को थोड़ा बढ़ा के बताया था कि 1567-68 में 25 फरवरी को मेवाड़ जीत लिया अकबर ने, और 2 लोग जयमल और फत्ता। अभी दिन रुक जाए, मैं जोड़ दूंगा 5 मिनट पहले गिला। अब अगली बात कोई नहीं मैं कर लूंगा, गिल नहीं 28 है आज। तो 25 फरवरी 1568 को मेवाड़ जीत लिया गया। बाकी की कहानी मैं छोटी करूंगा। जैसे ही उदय सिंह ने मेवाड़ को हारा, वो कौन सी पहाड़ियों में चला गया? गोगुंदा चला गया। गोगुंदा में रहते हुए 4 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन। वहीं गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, और उस समय कुछ चीजें राजस्थान से संबंधित, उनके बचपन का नाम कीका, उनकी माता का नाम जयवंताबाई, जो पाली के अक्षय राज सोनगराज चौहान की बेटी थी, और खुद महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजब देव पमार। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे अमर सिंह का नाम, इसी का बेटा अमर सिंह था। पर अब बात ये, जब महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, मेवाड़ की गद्दी तो कहाँ, भटकते हुए पहाड़ियों में गद्दी पर बैठे, पंडित कृष्णदास ने उनकी कमर में तलवार बांधी और उनका विधिवत पहाड़ियों में राज्याभिषेक हुआ। दूसरा राज्याभिषेक उनका कुंभलगढ़ में हुआ था। लेकिन महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठे, उनके सामने 2 रास्ते थे कि एक तो उस महान शासक जिसने राजपूतों को मित्र बनाने के प्रयास शुरू कर दिए थे, या तो उनका मित्र बन जाए, या फिर लड़ते हुए अपनी परंपरा को कायम रखे। उधर अकबर के सामने भी 2 ही मार्ग थे, या तो वो महाराणा प्रताप को पहले मित्र बनाने का प्रयास करे, या फिर वही तरीका है कि अपने ही पुराने तरीकों से वो भी लड़ने लग जाए, जैसा बाबर ने किया। लेकिन अकबर ने पहल की और उसने 4 लोगों को महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजा था, जिसका एक सूत्र भी हम पढ़ते हैं, ये जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। हमने एक बात कल करी थी कि जब सांभर में हरखाबाई का विवाह अकबर से हुआ, मरियम उजमानी, तो उस समय जो लोग अकबर के साथ मुगल दरबार में गए थे, वो भगवंत दास और मान सिंह थे। भगवंत दास भारमल का बेटा और मान सिंह भारमल का पोता। अब ये 4 लोग गए। जलाल खां 1572 में गया, बाकी तीनों लोग 1573 में उसे मनाने गए। क्या कोई भी मनाने में कामयाब रहा? नहीं रहा। उल्टा मान सिंह तो बेइज्जती करवा के आया, और मान सिंह को ताना मारा महाराणा प्रताप ने कि तुमने राजपूती खून को कलंकित कर दिया है, तुमने अपनी कन्याओं का विवाह मुगलों के साथ करके तुमने अपनी परंपरा का निर्वाह नहीं किया, और इसलिए अब हमारी मुलाकात तो होगी, लेकिन यहाँ नहीं, युद्ध के मैदान में। बस फिर क्या था, शाम को भोजन के समय महाराणा प्रताप खाने पर नहीं आए, और उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, अमर सिंह को। और उस समय मान सिंह ने पूछा, आखिर वो भी तो आमेर का राजकुमार था। उसने पूछा कि जी पिताजी क्यों नहीं आए? तो उसने कहा पिताजी के सर में दर्द है, तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकते। तो फिर गुस्से में आ गया आमेर का मान सिंह, और उसने कहा ठीक है, तो अब की बार जब मैं लौट कर आऊँगा तो मैं आपके पिता के सर दर्द का इलाज भी लेकर आऊँगा। पास ही कोई सामंत खड़ा था, उसने कह दिया तो फिर ठीक है, आप अपने फूफा को भी साथ ले आना, हम वहीं देख लेंगे। यानी कि कौन? अकबर। अब घटना आगे बढ़ी। उस घटना का अंजाम क्या निकला? हल्दी घाटी की लड़ाई। और हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना या शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह, और एक व्यक्ति उसके साथ और गया था जिसका नाम था आसफ खां। बिसात बिछ गई, और जिस जगह में लड़ाई हुई उसका नाम हल्दी घाटी और राजसमंद जिला। और यहाँ भी एक बात याद रखनी है, थोड़ा सा बारीक प्रश्न है कि आसफ खां और मान सिंह जब गए तो महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करने की योजना आज जो अजमेर में अकबर का किला मैगजीन का दुर्ग कहलाता है उसमें बनी। बिसात बिछी। महाराणा प्रताप ने जिस स्थान को चुना हल्दी घाटी था, और इसके बारे में तारीखों में बहुत भेद है। अगर वहाँ का शिलालेख जो ग्राउंड के बाहर लगा है उसकी माने तो युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। अगर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी की माने तो युद्ध हुआ 21 जून 1576 को। लेकिन आज तक पेपरों की दृष्टि से यही सही माना गया, 18 जून 1576 युद्ध ठन गया। बाकी की कहानी मैं बीच में से शॉर्ट कर दूं।
एक नाम बहुत प्रसिद्ध है हकीम खां सूर, जो महाराणा प्रताप की सेना की अग्रिम पंक्ति का सेनापतित्व कर रहा था और एक मुसलमान था। इसलिए एक बड़ी बात थी कि महाराणा प्रताप की सेना में एक तो हकीम खां सूर, और भीलों की तरफ से जो लोग भाले और तीर कमान लेकर आए थे उनका नाम था पूंजा। पूंजा के नेतृत्व में भील लड़ने आए, और यहाँ महाराणा प्रताप ने एक बहुत बड़ा ठिकाना चुना, लोहा सिंह गांव, और मान सिंह ने जहाँ ठिकाना लगाया मोलेला गांव। यहाँ पर दोनों ने युद्ध शुरू किया, और आगे की कहानी बड़ी संक्षिप्त है कि मैं यहाँ राजस्थान के इतिहास पे बात इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए बात छोटी। राणा प्रताप घायल हो गए, और उनकी घायल अवस्था में उनको मैदान से बाहर भेजा गया, और उनकी जगह जिसने उनका मुकुट धारण कर लड़ाई करी, जिसका नाम है जालाबीदा। जालाबीदा ज्यादा देर मुगलों के वार को सहन नहीं कर पाया और वो मारा गया, और भटकते हुए महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी मारा गया, उसकी छतरी बालीचा गांव में। और कहते हैं उसी समय उसके एक भाई को शर्म आई, जो कभी अकबर के दरबार में उससे नाराज होकर चला गया था, शक्ति सिंह। उसने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। भामा शाह ने 20,000 अशरफियां दी, मेवाड़ का दानवीर बना, और महाराणा प्रताप ने अपनी आगे की लड़ाई फिर जारी की, और एक बड़ा युद्ध उन्होंने लड़ा जिसका नाम था दिवेर का युद्ध, जो 1582 में लड़ा गया। दोनों के साथ मैं स्टेटमेंट जोड़ दूं, जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी, उस लड़ाई का चशमदीद गवाह अकबर के दरबार का एक लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने पुस्तक लिखी है मुंतखब उत तवारीख, और उसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। इसी युद्ध को अबुल फजल ने एक और युद्ध का नाम दिया खमनौर की लड़ाई, और कर्नल टॉड ने जो नाम दिया मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ये युद्ध हुआ, और अगला युद्ध आ जाइए दिवेर। दिवेर के युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। मैराथन इसलिए, यूनान में एक पहाड़ी थी, मध्य यूनान में मैराथन का मैदान था, वहां पर जेरेक्सस के साथ एक लड़ाई हुई थी लियोनोडास की। उस लड़ाई को ही नाम दिया गया, उस मैदान को ही नाम मैराथन का नाम यहाँ दिया गया, और दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन कहलाया। पूरा जीवन संघर्ष करते रहे महाराणा प्रताप, और जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वो उन्होंने पूरी की। मरने से पहले मूल राजधानी को छोड़कर सारे ठिकानों को उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति से जीत लिया था, और इस तरह से आखिरकार 19 जनवरी 1597 को एक दिन धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। चावंड में उनकी मृत्यु हुई, और चावंड में ही उनके बेटे का राज्याभिषेक हुआ अमर सिंह का, और वो बात अब आगे रह गई। अब हम लौट कर आते हैं कि पूरे राजपुताना में एक ऐसी रियासत थी मेवाड़, जिसने मुगलों के साथ झगड़ा किया और अपने प्रण को निभाया। आगे हम जहांगीर में पढ़ेंगे बाकी की बात, लेकिन अब मैं पूरे अकबर का एक अलग से क्रम, हम राजस्थान में पेपर दे रहे हैं इसलिए मैंने पूरा राजस्थान पहले क्लियर किया। अब बात यह है, अकबर का कुछ क्रम लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना है। सबसे पहले बैराम खां के मरने के बाद अकबर ने जिसको जीता वो था मालवा, और उसके बाद 1562 में अकबर ने आमेर के लोगों की अधीनता स्वीकार करवाई। कौन था? राजा भारमल। 1562 में नहीं, अब 1562 में ही अकबर ने किसे जीत लिया? मेड़ता को। 1564 में उसने एक और किला जीता जिसका नाम था गोंडवाना, और 1500, अब देखिए सीधा मैं वहीं जाऊंगा, 1567-68 में मेवाड़ को विजित किया अकबर ने, और 1570 में एक बहुत ही निर्णायक घटना जो हमारे राजस्थान में युग परिवर्तक घटना फिर कहलाती है कि एक दरबार लगाया अकबर ने नागौर में, और उस दरबार में केवल प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, या मैं संक्षिप्त नाम दूं मेवाड़ को छोड़कर सारा राजपुताना अकबर के चरणों में था। और इसके बाद 1571 और 72 में अकबर ने जिसको जीता वो गुजरात था, और 1573 से 74 के बीच जिसको अकबर ने जीता वो बंगाल व बिहार था। इसके बाद अकबर ने अपना अभियान आगे बढ़ाया, और एक घटना और घटी 1576 में जिसे हमने अभी पढ़ा, हल्दी घाटी की लड़ाई। लेकिन इसके बाद अब अकबर ने रुख किया उत्तरी पश्चिमी भारत का, और सबसे पहले जो विजित किया गया काबुल 1581, और ठीक इसके बाद जीता गया कश्मीर जिसका सन है 1585, और उसके बाद एक नाम सिंध जो बहुत प्रसिद्ध है मिर्जा जानी बेग 1595। बाकी छोटे मोटे इसी के बीच में पढ़ा दूंगा जिसमें नाम है कंधार, बदख्शां, वो नाम इसमें। ये मुख्य रियासतें
जिनको अकबर ने विजय किया। अब एक एक बात सब पर, कोई विशेष बात तो नहीं, आप अगर इतनी बात ही रट ले तो सन देखो जरूरी है, वैसे सन दूसरों के लिए जरूरी ना हो। अगर पेपर में आजकल कम भी आते हैं तो भी अगर हमें थोड़ी पारदर्शिता लानी है, अपनी तैयारी में एक्यूरेसी लानी है, तो ये क्रम से हमें याद करने होंगे। हो सकता है वो ना पूछे, पर वो ये पूछ ले, ये हटा दे, ये पूछ लिया जाए उसकी विजयों का क्रम, 5 नाम रख दिए जाए, उल्टे पुल्टे कर कर विजयों का क्रम पूछ ले, तो फिर हमें तय कैसे करेंगे हम? हमें सन पता होंगे तो ही तय होगा। जैसा कि अक्सर पूछा जाता है, गांधी जी के घटनाओं को क्रम से सजाओ, तो अक्सर चंपारण, खेड़ा, असहयोग, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो हम चंपारण और खेड़ा एक साथ बोलकर गलती कर जाते हैं। पढ़ा यूं जाता है चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर खेड़ा, फिर खिलाफत, ना कि असहयोग। असहयोग उसके बाद में है, वो बाद की बात। तो यहाँ दोबारा से ये हम कर चुके। आसफ खां नहीं, आदम खां इसको लड़ने गया, आमेर को खुद अकबर ने अधीन बनाया, मेड़ता को शरफुद्दीन ने जीता, गोंडवाना की बात। अब यहाँ आसफ खां यहाँ गया था। यहाँ का एक प्रश्न पेपर में बहुत आता है, कोई कहानी नहीं आती, कहानी इसकी है क्या? ये नाम आपने सुना है चंदेल, मध्य प्रदेश। किसी जमाने में चंदेल शासक परमारदी देव, जो पृथ्वीराज चौहान से हारा था, और आला और उदल 2 उसके सैनिक जोड़े मारे गए थे। इसी चंदेल वंश के आगे चलकर एक राजकुमारी थी जिसका नाम था दुर्गावती, और इसका छोटा सा बेटा शासन कर रहा था, और वास्तविक शासन कौन कर रहा था? दुर्गावती। दुर्गावती के इस राज्य का नाम था गोंडवाना। चंदेल राजकुमारी शासिका थी, और अकबर की सेनाओं ने इन पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं दुर्गावती ने देखा कि मैं जीत नहीं पाऊंगी, उसने अपने बेटे को वहां से हटा दिया और खुद लड़ती हुई, या तो 2 मत हैं, खुद आत्महत्या कर ली। इससे पहले कि वो मुगलों के हाथ लगे उसने आत्महत्या कर ली, और थोड़े समय बाद ये भी पकड़ा गया और ये भी मारा गया। पर प्रश्न ये जो पेपर में आता है कि अकबर की सेनाओं ने जब गोंडवाना पर आक्रमण किया तो वहां पर किसका शासन था? तो उस महिला का नाम आता है दुर्गावती। और अगर वो और बारीक बात पूछता है तो वीर नारायण। लेकिन प्रश्न ये भी पूछा जाता है, वो दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो चंदेल भी नहीं लिखता, वो उत्तर ये लिखता है। तो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ मामला बारीक है। महोबा, महोबा के चंदेल, ये वही चंदेल जो जगह थी महोबा। तो ये पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोंडवाना महत्वपूर्ण नहीं है, 1564, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण है, जिनकी राजकुमारी थी दुर्गावती, ये ध्यान रखना। ये हो चुका, हमने मेवाड़ कर लिया। उसके बाद हमने अब नागौर दरबार पे बात करनी है। यहाँ थोड़ी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको, एक ऐसी उलझन भी है जिसे मैं दूर भी करूंगा, जो हम आज तक थोड़ी गलत पड़ जाते हैं। एक चीज मैंने कही थी, अकबर पहली बार 1562 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा करने गया, और 1590 तक उसने लगातार यात्रा करी है। और लेकिन एनसीईआरटी कहती है उसने 14 बार यात्रा करी है। थोड़ा भेद जरूर है, अगर इतिहास की रेफरेंस बुक्स की माने तो प्रतिवर्ष, अगर एनसीईआरटी की माने तो संख्या लिखता है वो 14 बार। और एक बहुत बड़ी देग वहाँ बनाने की, खाना बनाने की अकबर भेंट करके आया था, वो वहाँ आज भी है। तो अब इसके बाद अगली बात, ये लगा नागौर दरबार। और नागौर दरबार में अकबर की दीनता स्वीकार करने वाले जो जो लोग थे, एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, जैसलमेर रावल हर्रा। एक नाम और प्रसिद्ध, बीकानेर के राठौड़ शासक कल्याणमल, और वो अपने बेटे के साथ भी गए थे वहाँ, राय सिंह के साथ। और ये वही राय सिंह है जिसका एक भाई पृथ्वीराज राठौड़ था, जिसने एक पुस्तक लिखी है गागरौन के किले में बैठकर, जिसको 19वां पुराण 5वां वेद दुर्सा आढ़ा ने कहा है, बेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका। किसका भाई था वो? राय सिंह का। बेटा किसका था? कल्याणमल का। गागरौन की जागीर उसे मिली हुई थी। नहीं, गलत है ही नहीं उसमें इसका नाम। उसमें राय सिंह भी नहीं, नवरत्नों में राय सिंह भी नहीं, मान सिंह है, भगवंत दास है, टोडरमल है, तानसेन है, हकीम हुकाम है, मुल्ला 2 प्याजा है, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये लोग हैं। इन पर बात करेंगे बाद में। बेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका, पृथ्वीराज राठौड़। और ये वही व्यक्ति है जो पाथल और पीथल के नाम से कविताएं लिखता था। और अब कन्हैयालाल सेठिया ने फिर महाराणा प्रताप पे भी पाथल और पीथल नाम से ये लिखता था, ये नाम दिया था उसने, जिस पर कन्हैयालाल सेठिया ने बाद में प्रताप पर भी कविता लिखी है। ये नहीं, वो सिसोदिया है,
यहाँ क्या राठौड़ लिखा हुआ, वो रायमल का बेटा था, ये कल्याणमल का बेटा, एक मेवाड़ का एक मारवाड़ का। तो बीकानेर के शासक जिन्होंने अकबर की दीनता स्वीकार करी, ये इसीलिए हम गड़बड़ कर जाते हैं, मैंने दोनों का नाम लिखा क्योंकि ज्यादा फेमस राय सिंह रहा। तो जब पेपर में आ जाता है बीकानेर की तरफ से मुगलों से संधि करने वाला, तो फिर हम ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। इस याद रहे, इसी कल्याणमल का पिता राव जैत सिंह 1541 में साहिबा के युद्ध में मालदेव से लड़ता हुआ मारा गया था। इसीलिए कल्याणमल पहले तो अपने बदला लेने के लिए शेर शाह की शरण में गया। जब शेर शाह 1545 में मारा गया तो अपनी जान बचाने के लिए किसकी शरण में गया? अकबर की। और अकबर को साथ लेकर उसने फिर जो काम किए वो बाद में। पर अब यहाँ एक और घटना, बूंदी का एक और व्यक्ति जिसका नाम हम पढ़ तो चुके हैं, उसको हम रणथंभौर में पढ़ेंगे, पर लेकिन यहाँ भी वो मौजूद था, राव सुरजन हाड़ा, जो कहाँ यहाँ पढ़ता है 1569 में एक विजय और करी थी अकबर ने, रणथंभौर की विजय। तो ये तो गए। अब एक नाम और, एक व्यक्ति और गया था जिसका नाम था राव चंद्रसेन। आप लोगों को मैं इस पे थोड़ी बात कर दूं। आप लोग जो जानते हैं कि राव चंद्रसेन नागौर दरबार में गया, क्या इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी? नहीं करी। क्या दुश्मनी करी? करने गया था। फिर गया क्या लेने? जब ये मुगलों की अधीनता स्वीकार ही नहीं करना चाहता था तो जाने का औचित्य क्या था? सवाल ये है जो हमें इसका उत्तर जानना है। हालांकि कहानी तो मारवाड़ में आएगी, लेकिन मारवाड़ सीधा हम पढ़ेंगे नहीं, इसलिए यहाँ थोड़ी बात क्लियर कर दूं। अभी देखो, अभी बहुत कुछ अलग से, हाँ बात ठीक है, लेकिन अब सच्चाई है, ये बेटा किसका था? मालदेव का। मालदेव के जो बेटे थे कुछ ये थे, एक का नाम राम, एक का नाम उदय, एक का नाम चंद्रसेन और एक का नाम रायमल। 4 बेटे। स्वरूप दे के कहने पर, अपनी रानी स्वरूप दे के कहने पर मालदेव ने चंद्रसेन को गद्दी दे दी। कब? 1562 में। गद्दी तो दे दी, नाराज कौन हो गए? ये 3 भाई। सबसे पहले तो ध्यान रहे, उदय सिंह को फलोदी का परगना देकर मालदेव ने शांत कर दिया, लेकिन ये शांत नहीं रहा। इन दोनों ने, रायमल और राम ने और उदय ने, बारी बारी दोनों ने किस पर आक्रमण किया? चंद्रसेन पर, और चंद्रसेन ने इन दोनों को पराजित कर दिया। तो राम भागा, उदय भागा किसकी शरण में? अकबर की शरण में। जब ये दोनों अकबर की शरण में चले गए तो फिर आगे की घटना बीच से काट रहा हूँ, सीधे वहीं आ रहा हूँ नागौर दरबार पे। तो राम ने एक व्यक्ति को साथ लेकर, अकबर का एक व्यक्ति गया था जिसका नाम था हुसैन कुली खां, जिसने राम के कहने पर किस पर आक्रमण किया था? चंद्रसेन पर। और चंद्रसेन को जोधपुर से भगाया गया। चंद्रसेन जहां निकला, भद्राजून, जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर, 20 मील दूर भद्राजून का इलाका, जहां चंद्रसेन को जाकर टिकना पड़ा, और वहीं से चंद्रसेन आया था नागौर दरबार में। अब उत्तर ये, जो सही उत्तर, वो क्यों गया था नागौर दरबार में? अपने बेटे के साथ भी गया था। कहते चंद्रसेन का एक बेटा राय सिंह था, जिसको लेकर वो अकबर के दरबार में गया और उसे वो वहीं छोड़कर भी आ गया। इसीलिए तो ये विवाद आज तक सुलझा नहीं। ये विवाद, मैं बात तो कर दूं जैसा है सामने, एक बहुत ही शानदार उत्तर जिससे मैं सहमत हूं कि चंद्रसेन वहां क्यों गया, क्योंकि चंद्रसेन को ये डर था कि ये दोनों भाई कहाँ चले गए हैं? अकबर के पास, और कहीं ये मेरे से बड़े हैं, अकबर इनका पक्ष लेकर इनको गद्दी ना दे दे मारवाड़ की, उससे पहले मैं जाकर अपनी उत्तराधिकार का औचित्य साबित कर दूं। उत्तराधिकार का औचित्य साबित करने का मतलब था कि मैं अकबर को जाकर ये कहूं कि मुझे मेरे पिता ने उत्तराधिकार दिया है और मैं वैध उत्तराधिकारी हूं, कल को आप इनका पक्ष लेकर कोई भी ऐसी अनहोनी ना कर देना। लेकिन जब उसने वहां देखा, अकबर ने उसकी बात तो सुनी, लेकिन भविष्य का कोई भी वायदा अकबर ने उसे नहीं दिया, जिससे चंद्रसेन समझ गया कि अकबर के मंसूबे भाइयों को भाइयों से लड़ाने के हैं। इसलिए चंद्रसेन ना तो विरोध किया, चुपचाप वहां से निराश होकर आ गया। नाराज तो नहीं, निराश होकर आया और अपने बेटे को, राय सिंह को, वहीं छोड़ा है। तो इसलिए सवाल ये है, जो एक उलझ गया अपने बेटे को छोड़ने के कारण, कि अगर जब मित्रता ही नहीं करनी थी तो फिर बेटा क्यों छोड़ा, और अगर मित्रता करके निराश होकर आ गया था तो फिर अकबर ने आक्रमण क्यों किया पीछे। तो एक विवाद अभी भी बरकरार है। लेकिन एक लाइन, वो वहां पर समझौता करने तो गया ही नहीं था, वो गया था सिर्फ ये बताने कि मैं वैद्य उत्तराधिकारी हूं मालदेव का, और बस वो भी वहां मामला बना नहीं और वहां से निराश होकर वो वापस आ गया।
और फिर अकबर ने खान कला की अध्यक्षता में उसको बदराजून से भी भगाया। वो सोजत चला गया, सोजत अपने भतीजे के पास रहा। फिर वहाँ भी शाहबाज खान ने उसे टिकने नहीं दिया, वहाँ से वो सारण चला गया और सारण में रहते हुए संचियाप की पहाड़ियों में अपने ही एक मित्र के साथ जहर दे देने के कारण, जिसका नाम बैरसल था, और वहीं मारा गया। और इसीलिए एक मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा, द फॉरगेटन हीरो और प्रताप का अग्रगामी, इस तरह से 1581 में इस दुनिया से चल बसा। ये अलग से इसमें नहीं था, इसलिए इतनी शॉर्ट में मैंने बात करी। अब अगली बात, ये बात यहाँ भी कर दूं और फिर आगे भी कर दूं। सुरजनहाड़ा का नाम हमने वहाँ लिखा है। अब बात ये, अकबर ने, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, मेड़ता कब जीता? 62 में। और ठीक उसके बाद मेवाड़ को जीतकर पूरी कर ली विजय उसने एक बार उदय सिंह को हराकर 1568 में। उसके बाद वो कहाँ गया? रणथंभौर। रणथंभौर का शासक हाड़ा राजपूत सुरजनहाड़ा मेवाड़ का मित्र था, इसलिए अकबर ने किस पर आक्रमण कर दिया? रणथंभौर पर। जब रणथंभौर को घेर लिया गया तब दो मत हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब पहला तो उत्तर जो सीधा दूं कि रणथंभौर को अकबर ने जीत लिया और इस तरह से रणथंभौर भी मुगलों की अधीनता में आ गया और सुरजनहाड़ा ने अपने 2 बच्चों को, दंड और भोज को, अकबर के दरबार में भेज दिया। लेकिन इसके पीछे भी बड़ा मामला है। एक उत्तर इतना गलत राजस्थान के इतिहास में प्रचलित है कि रणथंभौर की विजय करने में मान सिंह ने अकबर की मदद करी थी। नहीं, भगवंत दास ने मदद करी थी, जो हमारी रेफरेंस बुक्स कहती हैं। भगवंत दास उस समय साथ था और इस कहानी को स्मिथ ने माना है। और वो स्मिथ ने जो कहानी दी है वो क्या है? वो कहते हैं कि जिस समय घेरा पड़ा था और कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, आपको याद हो रणथंभौर का दुर्ग बहुत मजबूत है, अबुल फजल ने कहा था अन्य दुर्ग नंगे हैं, और रणथंभौर का दुर्ग बख्तरबंद है, और अकबर उसको घेरे खड़ा, नतीजा कोई निकला नहीं। तो कहते हैं एक दिन भगवंत दास ने अकबर को सलाह दी कि मैं जाकर सुरजनहाड़ा से बातचीत करता हूँ और उम्मीद है कोई ना कोई हल निकल आएगा। कहते हैं अकबर ने अर्दली का भेष बनाया और चला गया अंदर, और कहते हैं भगवंत दास ने जाकर राजी कर लिया, किसको? सुरजनहाड़ा को, कि तुम संधि कर लो, मैं सम्मानजनक शर्तों पर तुम्हें संधि करवा दूंगा और तुम फायदे में रहोगे। कहते हैं सुरजनहाड़ा मान गया और उसने संधि का प्रस्ताव रखा। अकबर ने अपना असली रूप दिखाया, उसे गले से लगाया और उसे अपना मनसबदार बना लिया। एक कहानी तो ये है। एक कहानी अब्दुल कादिर बदायूनी की है, उसे वूल जले हेग ने स्वीकार किया है। वो कहानी है और बहुत से विद्वानों ने इसी को माना है। वो कहानी ये है, कहते हैं अकबर ने जब किला घेर लिया, कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, तो सुरजनहाड़ा इतना बेवकूफ नहीं था। यहाँ थोड़ी परिस्थितियां देखिए। सुरजनहाड़ा देख रहा था जब मेड़ता गया जयमल हारा, जब मेवाड़ गया उदय सिंह हारा, तो मेरी क्या बिसात है, मैं कितने दिन उससे लड़ूंगा। तो कहते हैं उसने खुद संधि का प्रस्ताव रखा, किसके आगे? भगवंत दास के आगे। और फिर भगवंत दास उसको अकबर को साथ ले गया, दोनों में संधि करवाई, और फिर से सुरजनहाड़ा ने अपने 2 बेटों को, दंड और भोज को, दरबार में भेज दिया। तो ये बात जमती है और विद्वानों ने इसे स्वीकार भी किया है। दूसरे वाली बात किसकी? अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसको स्वीकार किया वूल जले हेग ने। ये हो गई घटना। रणथंभौर जीता गया। नागौर दरबार ने राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और पूरा राजस्थान जो कभी 350 सालों तक दिल्ली सल्तनत के शासकों से लड़ता आया था, और वही आज अकबर के चरणों में था। न केवल उनके मित्र बने, बल्कि वही राजपूतों की ताकत, वो राजपूतों की तलवार मुगलों का साम्राज्य बढ़ाने में साधन भी बने। यानी कि साम्राज्य किसका बढ़ रहा है? मुगलों का। ताकत किसकी है? राजपूतों की। तो इससे बड़ा कूटनीतिज्ञ और क्या होगा अकबर। अगली घटना अब यहाँ, ये थोड़ा आपको प्रश्न कैसे देगी ये घटना, ये भी जान लेना। हम पढ़ लेते हैं अकबर ने जीत लिया, और शायद आपने पढ़ा है, गाइड्स में भी दिया हुआ है कि अकबर ने एक बहुत 11 दिन का तेज आक्रमण किया था, और इसकी कहानी बहुत मजेदार है। इन दिनों में आप एक नाम नहीं भूलोगे, बहादुर शाह, जिसको हुमायूं ने लड़कर हरा दिया था, और वो मांडू में, चंपानेर में बाद में 1537 में मर गया था। अब उसके वंशज जीवित थे। गुजरात में जो व्यक्ति था जिसका नाम था मुजफ्फर खां थर्ड, जो इस समय गुजरात में था, और मुजफ्फर खां थर्ड ने वहाँ उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल हम तो पढ़ते हैं कि अकबर ने गुजरात को जीत लिया। कारण पढ़ने हैं, क्यों जीत लिया? एक कारण तो सामान्य है, अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था, उसने तो अपना साम्राज्य बढ़ाना ही था, और उसने उस कड़ी में अगला पड़ाव गुजरात पे डाल दिया।
लेकिन दो कारण और हैं। एक कारण तो ये है कि अगर गुजरात पर अधिकार हो जाता है तो हम गुजरात के शानदार बंदरगाहों पर अधिकार कर सकते हैं और ट्रांसओक्सियाना पश्चिमी देशों के साथ, अरब देशों के साथ व्यापारिक संबंध कायम कर सकते हैं, जिससे राजकोष में वृद्धि होगी और राजकोष में वृद्धि होने के साथ ही मुगल साम्राज्य की जड़ें और मजबूत होंगी। दोबारा बता दूं, गुजरात को जीतने का पहला कारण अकबर की महत्वाकांक्षा, दूसरा कारण गुजरात का व्यापारिक महत्व, और तीसरा था वो अपने हज यात्रियों को सुरक्षित मार्ग देना चाहता था, क्योंकि हज जाने वाले लोग राजस्थान और गुजरात से होकर ही जाते थे। इसलिए उसने गुजरात का अभियान किया। मुजफ्फर खां थर्ड को हराने के लिए उसने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था खान आजम मिर्जा अजीज कोका। ये वो व्यक्ति है जो खुसरो का ससुर था। याद रखना, खुसरो कौन? मान बाई का बेटा, सुल्तान निस्सा का बेटा, जो बेटी किसकी थी? भगवंत दास की, मान सिंह की थी बहन। ये याद रहे। बारमल ने विवाह किया था अपनी बेटी हरखाबाई का। कालांतर में भगवंत दास ने भी अपनी बेटी का विवाह किया जिसका नाम था मानबाई, जिसने जहांगीर की आदतों से तंग आकर अफीम खाकर जान दे दी थी। और राजस्थान के इतिहास में हम एक तथ्य शायद गलत पढ़ते हैं कि वो पहली पुत्र हंता माता थी जिसने अपने बेटे को मारकर मौत को हासिल किया। नहीं, गलत है ये बात। वो तो 1604 में मर गई और उसका बेटा खुसरो मरा 1622 में। खुर्रम ने उसकी आंखें फोड़ी थी और बाद में उसे मार दिया था, इसलिए ये बात गलत है। जब जहांगीर पढ़ेंगे तो ये बात उसमें आएगी। ज्यादा मात्रा में अफीम खाकर उसने जान दी थी। और उसी सुल्तान निस्सा की कोख से पैदा हुआ था सलीम का एक बेटा खुसरो, जिसने सलीम के गद्दी पर बैठते ही कर दिया था विद्रोह। तो वो बात भी आगे। तो यहाँ ध्यान रहे, गुजरात में मुजफ्फर खां थर्ड को हराने वाला मिर्जा अजीज कोका, जो खुसरो का ससुर था, खान आजम, उसने हरा दिया, बात मुजफ्फर खां को हरा दिया। और मिर्जा अजीज कोका को ही अकबर ने गुजरात का सूबा दे दिया। मिर्जा अजीज कोका को वहां टिकने नहीं दिया गया। किसने नहीं टिकने दिया? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में एक भाई सौतेला, किसका? अकबर का, जिनको आप अपनी किताबों में इन नामों से भी जानते हो। मिर्जा वर्ग का विद्रोह पढ़ते हो ना, उसके काल में विद्रोह जो हुए थे। मिर्जा वर्ग के विद्रोह में गुजरात को जीतने के बाद जैसे ही मिर्जा अजीज कोका वहां का सूबेदार बना, नागौर का उसका एक भाई जिसका नाम था इब्राहिम मिर्जा, वो वहां पहुंच गया और उसने गुजरात में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ, अकबर ने दिल्ली से 9 दिन में गुजरात की यात्रा तय कर दी। आज के लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस जमाने में जो काम 1 महीने में होता था वो अकबर ने 9 दिनों में। आपकी बहुत सी किताबें, बहुत सी गाइडें ये भी कहती हैं। ये आपके आर्य की किताब का उत्तर है 9 और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का उत्तर है 11 और डॉक्टर विंसेंट स्मिथ का भी उत्तर है 11। तो 11 दिनों में अकबर ने, या 9 दिनों में अकबर ने एक ऐतिहासिक विश्व का दुत्रगामी आक्रमण किया, जिसको स्मिथ ने कहा है दुनिया का सबसे तेज आक्रमण, दुत्रगामी आक्रमण। और वहां जाकर उसने किसको पराजित किया? इब्राहिम मिर्जा। इब्राहिम मिर्जा तो बखला गया कि इतनी जल्दी बादशाह खुद आ गए, भाग गया। और अब उसने गुजरात जिसे दे दिया वो व्यक्ति था टोडर। याद रहे, टोडरमल वो व्यक्ति है जो कभी शेर शाह के दरबार में था। अकबर ने उसकी योग्यता को देखते हुए उसे अपने नवरत्नों में शामिल किया, गुजरात का सूबा दिया। इसी ने दहशाला पद्धति चलाई थी। और एक बात और याद रहे जो बारीक है, एकमात्र प्रांतपति था अकबर का ये, जिसको अकबर ने दूसरे प्रांतों के साथ संधि और समझौते करने का अधिकार भी दे रखा था, और किसी के पास नहीं था। टोडरमल को इतना अधिकार था कि वो चाहे तो गुजरात में रहते हुए दूसरे प्रांतों के साथ मित्रता या संधि तोड़ने का या संधि करने का अधिकार भी अकबर ने इसको दिया था। एकमात्र मंत्री था ये, बहुत योग्य, हमारे मनमोहन सिंह जी जैसा। अब हाँ, लेकिन प्रांतपति भी था, ये भी याद रहे। अब अगली बात, गुजरात हो गया और अब यहाँ बंगाल और बिहार 1573-74। यहाँ थोड़ी सी बात है, पर आपको जो जानना है वो बात तो इतनी सी है कि बंगाल पर अधिकार हो गया अकबर का। लेकिन बात इतनी कि यहाँ पर एक व्यक्ति था किसी जमाने में शेर शाह के काल में, जिसका नाम था सुलेमान किरारानी। एक नाम याद रखना, सुलेमान करारानी या सुलेमान किरारानी, जो कभी शेर शाह के अधीन
बंगाल और बिहार का सूबा उसके नीचे था। शेर शाह के काल में वो बंगाल और बिहार का सूबेदार था। लेकिन जब तक ये रहा, अकबर गद्दी पर बैठा, तो उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सुलेमान करेरानी मरा, इसका बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम था मुल्ला दाऊद, इसने अकबर के खिलाफ झंडा खड़ा कर दिया। जब इसके खिलाफ झंडा खड़ा हो गया तो अकबर ने फिर एक दौड़ लगाई और अपने कुछ लोगों को साथ ले गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मुनीम खां बहुत प्रसिद्ध नाम, मजनू खां, और जाकर मुल्ला दाऊद को उन्होंने पराजित कर दिया। एक ज़्यादा बड़ी मुठभेड़ नहीं थी। और अब यहाँ याद रहे, जैसे ही अकबर ने इसको जीत लिया, फिर उत्पात मचता, इसलिए अकबर ने परमानेंट एक आदमी की वहाँ ड्यूटी लगाई थी, और वो था आमेर का मान सिंह। उसने बहुत समय वहाँ बिताया, 15-16 साल आमेर के मान सिंह ने वहाँ बिताए हैं, और वहाँ के कई राजाओं को उसने पराजित भी किया है। अगर आपने राजस्थान पढ़ा हो, एक तो गिद्धौर के पूर्णमल बहुत प्रसिद्ध नाम, उड़ीसा का नासिर खां, और पूर्वी बंगाल के राजा केदार राय, जिससे वो शीला देवी की मूर्ति भी अष्टभुजी लेकर आए थे आमेर के महलों में, जलेब चौक में जिसे स्थापित किया था। और ये उनकी इष्ट देवी है, कुल देवी उनकी थी जमुआ रामगढ़ माता। दोबारा दोहरा दूं, मान सिंह ने बहुत अरसा, अगर मैं सही तिथि कहूं तो 1585 से लेकर 1604 तक उसने वहाँ टाइम निकाला। उन्हीं दिनों में उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शांति स्थापित की, और वहाँ पर उसने एक काम और भी किया, गिद्धौर के पूर्णमल, उड़ीसा के नासिर खां, और पूर्वी बंगाल के, जिसे आज बांग्लादेश कहते हो, केदार राय। और केदार राय से जसोर से एक मूर्ति लेकर आए थे, जो थी शीला देवी की अष्टभुजी मूर्ति, जो आज भी वहाँ स्थापित है, और वो उनकी इष्ट देवी और कुल देवी उनकी जमुआई माता, जो पहले व्यक्ति ने, दूल्हे राय ने, धोला राय ने रामगढ़ में स्थापित की थी और मंदिर बनवाया था, जमुआ रामगढ़ मंदिर। अब ये हो गया गुजरात, ये बंगाल बिहार, और ये हो गई हल्दी घाटी की लड़ाई जो हमने पढ़ी। अब यहाँ आ जाइए, 2-3 नाम, काबुल, कश्मीर और सिंध। ये बहुत प्रसिद्ध चैप्टर है, बाकी आप सीधे पढ़ सकते हो। कश्मीर में कौन था? यूसुफ खां, और सिंध में था मिर्जा जानी बेग, जानी बेग। लेकिन यहाँ नाम अभी मैंने लिखा नहीं, यहाँ नाम कहानी कुछ और है। आपके इतिहास से हिसाब से तो कहानी इतनी है कि काबुल में एक सौतेला, मैं अकबर को लेके जा रहा हूँ वहाँ, मान सिंह को नहीं, अकबर को। आप थोड़े कंफ्यूज हो, मैं मान सिंह की कहानी तो बीच में इसलिए जोड़ गया भी, इसको जीतने के बाद अकबर ने बाद में ये सूबा किसको दे दिया? मान सिंह को। बाकी का काम उसने किया, अकबर वहाँ नहीं था। अकबर कहाँ 1574 में अपना काम करके एक बार लौट आया। जब बार बार वहाँ उत्पात मचता रहा तो फिर परमानेंट एक बार उसे भेज दिया गया मान सिंह को वहाँ। जब उसके पिता मरे थे, तो जब उसके पिता मरे पहले भगवंत दास 1589 में, तो उस समय वो बिहार में था, पटना में उसका राज्याभिषेक हुआ। तो अब अकबर ने अगली दौड़ लगाई उत्तर पश्चिम में। और अब एक और बात, जो वहाँ उत्तर देता तो शायद नहीं जमता, आप पढ़ते हो कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी में पराजित किया, हो गई बात। बाद में दिवेर में महाराणा प्रताप ने सुल्तान खां को पराजित कर दिया। लेकिन इसी बीच एक प्रश्न बहुत से कंपटीशन में आया हुआ है, अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित तो कर लिया, लेकिन उसे बंदी बनाने में सफल वो नहीं रहा। लेकिन अकबर ने एक अपने व्यक्ति को भेजा था 3 बार। ये सेकंड गेट में प्रश्न बहुत बार आया, फर्स्ट गेट में भी 1-2 बार आया। शाहबाज खां, बहुत प्रसिद्ध नाम। शाहबाज खां भी जब महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में कामयाब नहीं रहा, तो अब राजस्थान के इतिहासकार थोड़ा पक्ष ले जाते हैं महाराणा प्रताप का। क्या कहते हैं, क्या अकबर ने महाराणा प्रताप की तरफ उसको छोड़ दिया और यह मान लिया कि मेरे से नहीं हराया जाता? ऐसी बात नहीं है। था क्या अकबर ऐसा आदमी जो मान जाए कि मैं हार मान लूं? ऐसा नहीं था। वो हार नहीं मानी। वो किधर व्यस्त हो गया? उत्तरी पश्चिमी भारत में। कौन से अभियानों में? काबुल, कंधार। क्योंकि उसका एक सपना था, अगर उसे कंधार को विजयी करना था तो उसे पहले किसे जीतना था? सिंध को भी। और इसलिए वो दोनों पर उसकी आंख थी, काबुल, सिंध, बदख्शां, खुरासान। वो अपने पूर्वजों की भूमि को जीतना चाहता था और उसने शुरुआत करी काबुल से। लेकिन काबुल को जीतने का मकसद उसका पहले था नहीं। मैंने कहा पहले वो किसे जीतना चाहता था? सिंध को। लेकिन उसे आक्रमण पहले कहाँ करना पड़ा? काबुल। वजह क्या थी? अब ये वजह ढूंढो। वजह ये थी, कहते हैं काबुल में उसका एक सौतेला भाई रहता था, मिर्जा हाकिम। बहुत प्रसिद्ध नाम पेपर में आता है, हाकिम मिर्जा नहीं, मिर्जा हाकिम। ये इस तरह से फिर गड़बड़ हो जाएगी। गुजरात में भी एक हुसैन मिर्जा बैठा था। मिर्जा हाकिम ने काबुल में केवल विद्रोह ही नहीं किया,
उसने एक और काम करना शुरू कर दिया। अब दो नाम ले रहा हूँ। सूफी आंदोलनों में हमने एक नाम पढ़ा था, नक्शबंदी सिलसिले का एक प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी, जिसने एक सिद्धांत दिया था वहादत उल शुदूद, और मैंने ये भी कहा था कि वो अकबर की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध था। और एक अकबर की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध था अब्दुल कादिर बदायूनी। इन दोनों ने अकबर की नीतियों का विरोध किया। और एक जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी, जिसने फतवा जारी कर दिया अकबर के खिलाफ। फतवा क्या? कि अकबर के खिलाफ विद्रोह करना पाप नहीं है, अकबर अपने धर्म से गिर गया है। और अब वो धर्म से गिर गया है क्यों? आपने घटना पढ़ी होगी जिसपे मैं बाद में चर्चा करूंगा, मजहर की घोषणा, जिसको अभी बाद में पढ़ना है। अकबर की धार्मिक नीतियां क्या थी? दीन इलाही चलाए, मजहर की घोषणा करी, वो उसकी कल्चर एक्टिविटीज में लाऊंगा। तो उस वजह से अकबर के खिलाफ तीन नाम, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख अहमद सरहिंदी, और तीसरा नाम मुल्ला मोहम्मद यजदी, जौनपुर के काजी, जिन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि उसके खिलाफ विद्रोह करना पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। और उन सबको संरक्षण कौन दे रहा था? काबुल का मिर्जा हाकिम। लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठे हो रहे थे, और ये खबर किसको मिल गई? अकबर को। और अकबर चला, किसको साथ लिया? अभी देखो, मैंने कहा था मान सिंह कब गया है वहां? 85 में, और 81 में उसे कहां ले गया अकबर? काबुल में। और काबुल को अकबर ने जीत लिया। और काबुल को जीत कर, एक बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पेपर का, मिर्जा हाकिम की बहन और अपनी बहन, सौतेला भाई था जिसका नाम था बख्तू निस्सा। बख्तू निस्सा को काबुल का क्या बना दिया? शासक बना दिया। और बख्तू निस्सा के बारे में ये भी आता है, उसने वहां पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई थी, जहां पर बहुत सी पुस्तकें थी, जहां अनुवादित ग्रंथ पढ़े थे। तो ये अकबर का काबुल अभियान। अभी पूरा कर दूं। कश्मीर में यद्यपि यूसुफ खान ने अकबर की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, पर उसने बार बार विद्रोह करने की घटनाएं करी थी। तो अकबर ने कश्मीर को भी जीता। इस समय बीरबल भी उनके साथ था। और यहाँ रहते हुए अकबर ने बीरबल को यूसुफ जइयों का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। और वहीं 1586 में उस विद्रोह को दबाते हुए बीरबल की मौत हो गई थी। और कहते हैं बीरबल जब मरा था तो अकबर रोया था, अन्यथा अकबर, एक दिन अकबर और भी रोया था जिस दिन महाराणा प्रताप मरा था। और उसने एक बात कही थी अकबर ने कि राणा, मैं जीत कर भी हार गया, तू हार कर भी जीत गया। तू वो है जिसने कभी अपने घोड़ों को शाही दाग नहीं लगवाया, तो वो है जिसने मेवाड़ की पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने दिया। कुछ लाइनें कही थी। दुर्सा आड़ा ने उसके दरबार में उसके मरने की सूचना दी थी, तो अकबर दुखी हुआ था। और दूसरी बार जब कभी राज बीरबल मरा था, बचपन का नाम महेश दास, कालपी में पैदा हुआ, नवरत्नों में से एक, और एक नाम मिर्जा जानी बेग। इसको दबाने गया था अब्दुल रहीम खाने खाना, उसने इसे हरा दिया और उसका मनसब अकबर ने बढ़ाकर 3000 का कर दिया था। तो अब बाकी बात कल